हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने दृष्टि 2026 के इस बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के सेशन के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई आज की क्लास में जैसा मैंने आप बच्चों को बताया था, मैं आप लोगों को आपकी जो मोमेंट्स नाम की किताब है बेटा, उसके सारे रिमेनिंग चैप्टर्स कराकर ये बुक भी खत्म करवा दूंगी। तो भाई जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर, आपके आखिरी 4 चैप्टर्स, द लॉस्ट चाइल्ड, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम एंड द बेगर, ये चारों चैप्टर्स बेटा आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। और ये चारों चैप्टर को शॉर्ट समराइजेशन के फॉर्म में कंप्लीट करके बेटा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को आपकी पोएट्री सेक्शन को खत्म करवा दिया था, आप लोगों को याद होगा। और भाई आज की क्लास में जो मैंने पार्ट आपको खत्म करवाना है बच्चों, उसका नाम है द मोमेंट्स बुक। राइट, द मोमेंट्स बुक के 4 चैप्टर्स आज की क्लास में करने वाले हैं। भाई सबसे पहली कहानी है हमारे पास द लॉस्ट चाइल्ड की। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर बच्चा खोया हुआ है जंगल में, लेकिन हमारा ये जो प्यारा बच्चा है बेटा, ये जंगल में नहीं, ये एक मेले में खोने वाला है। तो आइए जानते हैं कि होता क्या है। तो भाई ये स्टोरी है एक छोटे से बच्चे की, एक स्मॉल बॉय की, जो अपने गांव के विलेज फेयर को विजिट करता है अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, कहानी में क्या होता है कि ये जो बच्चा है बच्चों, ये जाता है अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ पर, फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो इनके गांव में एक मेला लगा हुआ था बेटा, और ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ उस मेले में जा रहा था। अब सबसे खतरनाक बेटा या बात, ये जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात इस कहानी में क्या है, वो ये है द चाइल्ड वॉज वेरी केयरलेस। जो बच्चा था बच्चों, वो बहुत ज्यादा केयरलेस था। ठीक है, बात बात पर जब भी उसके पेरेंट्स उसको बुलाते, तो वो या तो किसी चीज को देखने के लिए पीछे रुक जाता, या बेटा उसका इंटरेस्ट किसी चीज पर आ जाता और वो बच्चा बेटा वहीं पर खड़ा रहता और उस जगह से आगे ना बढ़ता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस बच्चे के साथ कि वो बच्चा जो है बच्चों एक जगह पर ही खड़ा रहता और ज्यादा वहां से जाता नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया हुआ है, रास्ते में जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जर्नी शुरू करता है, तो उसको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखती हैं जो उस बच्चे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और उन चीजों से अट्रैक्ट होकर बेटा वो लड़का जो है वो वहीं पर रुक जाता है उन सब चीजों को देखने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो बच्चा है हमारा, इसका नाम हमें स्टोरी में नहीं बताया गया है। होता क्या है, जब ये शुरू करता है बेटा अपने फेयर में जाना, तो रास्ते में इसको बहुत सारी चीजें दिखती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, तो सबसे पहले बेटा पूरी की पूरी सनफ्लावर फील्ड, जो मस्टर्ड फील्ड होती है, उसके सामने थी। पहले वो फील्ड को देखने के लिए वहां पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर वहां पर उसको ड्रैगन फ्लाइज दिखती हैं। ठीक है, वहां पर उसको मधुमक्खियां दिखती हैं, ड्रैगन फ्लाइज टीमिंग, तो वो उनको देखने के लिए वहां पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, वो फुटपाथ पर इंसेक्ट्स को देखने के लिए खड़ा हो जाता है। ठीक है, फुटपाथ पर जो इंसेक्ट हैं उनको देखने के लिए खड़ा हो जाता है कि भाई वो क्या कर रहे हैं। और बात बात पर उसके जो पेरेंट्स हैं बच्चों, वो उसको बुला रहे होते हैं कि आजा भाई यहाँ मत रुक, आजा भाई यहाँ मत रुक, डोंट स्टे हियर, कम विद अस, हम वी आर कॉलिंग यू, यू शुड कम टू अस। तो वो क्या कर रहा था, जब भी उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे थे ना, तो वो अपने पेरेंट्स की बात को ना सुनकर आगे 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 उनसे जो था वो भाग रहा था। अब क्योंकि बेटा ये बच्चा बार बार आगे भाग रहा है, या पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं, कभी बच्चा आगे निकल जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा आगे पीछे की तरफ ही था। देयर वॉज अ पॉइंट बेटा जब बताया जाता है कि वो बच्चा एक ग्रोव में एंटर करता है। ठीक है, वो बच्चा जो है बच्चों एक ग्रोव में एंटर करता है, और ग्रोव में उसको वहां पर पिजन्स दिखते हैं। ठीक है, वहां पर उसको फॉलिंग फ्लावर्स दिखते हैं। ठीक है, जो फ्लावर्स ऊपर से गिर रहे हैं वो उन फ्लावर्स को देख रहा है गिरते हुए, और वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया दैट ही गॉट एनग्रॉस्ड इन इट, कि वो बच्चा जो है बेटा वो इसी काम के अंदर जो था वो खो गया कि भैया मैं तो यही सब चीजें जो है देखूंगा, एंजॉय करूंगा और जो है यहाँ पर मजे करूंगा। तो ये बच्चा अपने ही ख्यालों के अंदर बेटा यहाँ पर खो गया, और जो इसका मन कर रहा है ये वो कर रहा है। इवेंचुअली उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं, कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम, ये जाता है, फिर आवाज आती है पेरेंट्स की, तो भाग के अपने पेरेंट्स के पास जाता है।
फाइनली बेटा जब ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में एंटर करता है, ठीक है, जब वो फेयर में एंटर करता है तो देयर वाज अनईजी फीलिंग। इतना ज्यादा भीड़ भड़क्का देखकर ही बेटा उस बच्चे के मन में एक अनईजी फीलिंग आ रही थी, मतलब उसको थोड़ी सी घबराहट तो हो रही थी कि भाई इतनी ज्यादा क्राउडेड जगह पर वो जा रहा है, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतने ज्यादा यहाँ पे पब्लिक है, तो उसको थोड़ा बेटा फेयर में एंटर करते करते अनईजी फीलिंग आ रही थी, उसको अजीब लग रहा था। लेकिन बेटा जब वो बच्चा फेयर के अंदर घुस जाता है तो वहां पर उसको बहुत सारी ऐसी अट्रैक्टिव चीजें दिखती हैं जो उसका खाने का मन करता है या खरीदने का मन करता है। नंबर 1 पे बेटा उसको दिखती है एक स्वीट मीट शॉप। क्या देखती है उसको? दिखती है बेटा एक स्वीट मीट शॉप। स्वीट मीट शॉप का मतलब हो गया कि एक मिठाई की दुकान बेटा उसको दिखती है जहां पर ये बर्फी रसगुल्ले वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। जब वो स्वीट मीट शॉप पर जाता है बेटा वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और उसका मन था बेटा बर्फी खाने का। ठीक है, उसका मन था वहां पर जाकर कि वो बर्फी खाए, और उसने जब मर्मर किया अपने मन ही मन, उसको पता है कि उसके पेरेंट्स अग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छा को हल्का सा मर्मर किया, ऐसे हल्का सा खुसफुसाया, लेकिन उसको पता है कि सामने से जो है उसको रिस्पॉन्स यही आने वाला है कि भैया वो बच्चा जो है वो बहुत ही गलत हरकतें कर रहा है, ही इज प्रोबेबली ग्रीडी। अगर वो यहाँ पर जो है उनसे अपने पेरेंट्स से मांगता है कि भैया मुझे यहाँ पर आप लोग खाने दीजिए बर्फी, तो उसे पता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देने वाले हैं और उसको डांट ही पड़ने वाली है अपने इस चीज़ के ऊपर, तो इसीलिए वो वहाँ पर ज़्यादा इंतज़ार किए बिना ही आगे निकल जाता है। ठीक है, तो उसको पता है कि जब यहाँ पर उसको बर्फी खाने का मन करेगा तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको यही बोलेंगे कि भैया तुम तो बड़े ग्रीडी हो, अभी तो तुम फेयर के अंदर घुसे ही हो कि अभी से तुम्हारे मन के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो लालच आ गया है कि तुम्हें अभी से ही सामान चाहिए। तो इस चीज के डर से कि उसके पेरेंट्स उसको डांटेंगे, वो बच्चा बेटा वहां पर मिठाई नहीं खाता और मिठाई खाए बिना ही वहां से आगे बढ़ जाता है। फाइनली बेटा वो बच्चा जो है वो यहाँ पर पहुंच जाता है, किसके पास? यहाँ पर वो पहुंच जाता है, इसके बाद उसकी जो नजर पड़ती है बच्चों वो पड़ती है एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर के ऊपर। किसके ऊपर? गार्लैंड ऑफ गुलमोहर के ऊपर, यानी बेटा एक माला के ऊपर उसकी नजर पड़ती है। गुलमोहर एक तरीके का फूल होता है, और उस बच्चे का मन करा कि वो जो माला है गुलमोहर की वो अपने लिए खरीदे। वो मन में फिर सोचता है कि वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि आप मुझे गार्लैंड ऑफ गुलमोहर दिलाओ, लेकिन इस बार भी उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि नहीं, उसको ये चीज नहीं दिलवानी है क्योंकि वो चीप है। ठीक है, इट वॉज द थिंग was the gulmohar, the garland was cheap, sorry, द गार्लैंड वॉज चीप, कि भैया वो गार्लैंड जो है वो बहुत सस्ता सा है और ऐसे सस्ता सामान हम नहीं यूज करते तो बहुत घटिया सा है, वी विल नॉट बाई इट। तो वो बच्चा इस बार भी बिना रिस्पॉन्स लिए ही बेटा अपने पेरेंट्स से आगे निकल जाता है। अब तीसरी नजर बेटा उसकी पड़ती है वहां पर स्नेक चार्मर के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद बेटा उसकी नजर पड़ती है किसके ऊपर? बलून, सॉरी नॉट स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर इसके बाद है। यहाँ पर बेटा अब उस बच्चे की नजर पड़ती है बलून्स के ऊपर जो कि कलरफुल थे। ठीक है, कलरफुल रेनबो बलून्स, जिसमें हर कलर का जो था बेटा बलून वहां पर लगा हुआ था। इस बार अब उसकी नजर पड़ती है इन बलून्स की तरफ और उसका मन करता है कि काश वो इन बलून्स को जो है खरीदे, लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको बलून भी नहीं खरीदने देंगे बिकॉज ही वॉज नॉट स्मॉल। उसको ये बोलकर कि ही वॉज नो मोर अ चाइल्ड, उसके पेरेंट्स उसको ये बोलेंगे कि तुम अब एक बच्चे थोड़ी हो कि तुम्हें बलून्स चाहिए। तो इस बार भी बेटा जो लड़का है वो बिना अपने पेरेंट्स का रिप्लाई सुने वहां से आगे निकल जाता है कि भैया मुझे नहीं चाहिए बलून्स, मैं आगे जा रहा हूँ। चलो आगे पहुंचता है। आगे बेटा उसको मिलता है एक स्नेक चार्मर। एक स्नेक चार्मर यानी एक सपेरा जो अपने सांप को जो था बेटा अपने उस कुंडली में से निकाल कर उसको घुमा रहा था, दिखा रहा था, करतब करा रहा था। अब उसका बड़ा मन करा कि वहां पर वो खड़ा रहे और उस स्नेक चार्मर को सुने, बट ही वॉज रिब्यूक्ड, लेकिन उसको यही था कि उसको डांट पड़ जाएगी। ठीक है, ही वुड बी सेड, कि उसको ये बोला जाएगा, एक सेकेंड, ही वुड बी सेड that it was an unpleasant sound, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको यही बोलेंगे कि भैया तुम ये कैसी आवाजें सुन रहे हो, ये तो बड़ी ही अनप्लेजेंट साउंड है, ये तो बड़ी अजीब सी आवाजें हैं। तो इस बार भी बेटा ये लड़का जो है बिना किसी रिस्पॉन्स के, बिना अपने पेरेंट्स का रिप्लाई का वेट करे वहां से आगे निकल जाता है। अब ये वहां से भी आगे निकल जाता है, लेकिन नंबर 5 पे बेटा इसको दिखता है वहां पर राउंड अबाउट। राउंड अबाउट बेटा यानी जो आप लोगों का झूला नहीं होता जिसको आप जाइंट व्हील कहते हो, जो आप लोग अपने मेलों में घूमने जाते हो तो वहां पर एक वो जाइंट व्हील का झूला नहीं होता, इस तरीके का, जो यहाँ पे सीटें लगी होती हैं जिसके अंदर, जिसको आप लोग झूलते हो।
झूलते हो ना सब लोग जाइंट व्हील का झूला, तो कहते हैं जाइंट व्हील लगा हुआ है, अब उसका बड़ा मन है कि वो इस जाइंट व्हील पर झूले, लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स इसके लिए भी हाँ नहीं करेंगे, मगर जैसे तैसे करके बेटा ही गैदर्ड द करेज। लेकिन इस बार उसने सोचा कि भैया वो फेयर आया है और कुछ एंजॉय ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने अपनी करेज, अपनी ताकत गैदर करी एंड आस्क्ड हिज पेरेंट्स। और उसने क्या करा, उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि भैया आई वॉन्ट टू गो टू दिस राउंड अबाउट। लेकिन जैसे ही बेटा आपका ये लड़का पीछे मुड़ा, इसने क्या नोटिस करा, इसने नोटिस करा दैट द पेरेंट्स वर नॉट देयर। इसको रियलाइज होता है दैट द पेरेंट्स वर नॉट देयर। वो ये क्या नोटिस करता है, वो नोटिस करता है कि बेटा उसके माँ बाप जो हैं वो उसके पीछे नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ गए, ये कहीं वो अपने पेरेंट्स से दूर तो नहीं हो गया। क्राइंग, ठीक है, ही वॉज स्केयर्ड एंड ही वॉज क्राइंग। वो बहुत तेज तेज दहाड़े मारकर रोने लगता है एंड ट्राइड फाइंडिंग हिज पेरेंट्स। और बेटा वो क्या करता है, वो पूरी कोशिश करता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने की, बट अनफॉर्चुनेटली बेटा उसको अपने पेरेंट्स नहीं मिलते। दूर ही बेटा बच्चे को एक श्राइन दिखती है। क्या दिखता है, श्राइन, श्राइन माने टेम्पल, ठीक है। उस बच्चे को दूर ही एक टेम्पल दिखता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, ठीक है। द प्लेस वॉज रियली रियली क्राउडेड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का था, बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पर खड़े हुए थे। एंड वहाँ पर हमारा ये जो लड़का है बच्चों, ये जाता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए कि क्या पता है इसको शायद अपने पेरेंट्स वहां पर उस टेम्पल के पास मिल जाएं, उस क्राउडेड श्राइन के पास मिल जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली बेटा बड़ी दुख की बात है कि इस बच्चे को वहां पर उस टेम्पल के पास, उस श्राइन के पास भी अपने पेरेंट्स नहीं मिलते। इनफैक्ट अनदर मैन फाउंड द चाइल्ड। वहां पर वो बच्चा जो है बच्चों, वो किसी और आदमी के पैर के नीचे आने ही वाला था, क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ थी कि वो बच्चा गिर जाए अगर तो लोगों के पैरों के नीचे कुचला जाएगा। तो वहां पर एक दूसरे मैन को बच्चा मिलता है एंड दिस मैन ऑफर्ड एवरीथिंग टू द चाइल्ड। वो इस बच्चे को हर चीज ऑफर करते हैं कि तुम्हें ये चाहिए, वो चाहिए, व्हाट डू यू वांट। बट वो बच्चा हर चीज जो उसके पेरेंट्स उसको दिलाने के लिए मना कर रहे थे, वो सब चीज वो आदमी उसको दिलाने के लिए हाँ करता है। बट द चाइल्ड वॉज सो सैड, द चाइल्ड वॉज फीलिंग सो लोनली। उसे इतना बुरा लग रहा था कि ऑल दोज थिंग्स जिनको वो चाहता था, भले वो बर्फी हो, भले ही वो झूले हो, भले ही वो बेटा आपका गार्लैंड ऑफ गुलमोहर हो, स्नेक चार्मर का म्यूजिक हो, बलून्स हो, नाउ द बॉय वांटेड नथिंग। तो यहाँ पर बेटा जो स्टोरी है वो एक विलेज फेयर की है, जहाँ पर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग सेलिब्रेट करने के लिए जाता है। इन्वायरमेंट बड़ी वाइब्रेंट है, ब्लॉसम फ्लावर्स है वहाँ पर, ठीक है, बड़ी खुशबूदार हवा हो रखी है, लोग कलरफुल कपड़े पहनकर एक कार्निवल लाइक एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहे हैं, और बच्चा भी बड़ा एक्साइटेड है। As the boy walks with the parents, he becomes enchanted by everything he sees. जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ वॉक कर रहा था, उसकी नज़र रास्ते में जिस चीज़ पर भी पड़ रही थी, वो उन सब चीज़ों से काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा था। सबसे पहले बेटा याद रखना कि उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स, वो अट्रैक्ट हुआ सबसे पहले टॉयज से। तो उसने सबसे पहले अपने पेरेंट्स से टॉयज मांगे, बट जब उसने अपने पापा से टॉयज मांगे तो उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि लुक चाइल्ड कि व्हाट इज बिफोर यू। और जब उसके पापा को गुस्सा देखा गया, तो जो मदर है उन्हें पता है कि भाई बच्चे का भी मूड खराब ना हो, उन्होंने बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए उसको बोला, देखो बेटा तुम्हारे आगे क्या है, ताकि वो बच्चा जो है वो सामान खरीदने की जिद ना करे। धीरे धीरे क्या होता है, वो फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स देखता है, वहां पर जाता है, वहां पर बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जहां जहां पर भी बच्चा भाग रहा है, उसके पेरेंट्स उसको बार बार वापस बुला रहे हैं कि बेटा पीछे आ जा, बेटा पीछे आ जा, बेटा पीछे आ जा। फाइनली वो लोग जब फेयर पहुंचते हैं बेटा, तो चाइल्ड इज मेस्मराइज्ड बाय द स्टॉल्स। सबसे पहले स्वीट स्टॉल, जहाँ पे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी है, ठीक है। यहाँ पर भी वो पूछता है कि उसे बर्फी चाहिए, बट उसके पेरेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, मना कर दिया गया। फिर उसे गार्लैंड ऑफ गुलमोहर दिखता है, फिर उसे रेनबो कलर्ड बलून्स दिखते हैं, फिर एक स्नेक चार्मर दिखता है। लेकिन ये सारी चीज़ों को वो इग्नोर करता चलता है, और इन सबके रीजंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि क्यों क्यों मना किया गया था। उसे सब कुछ चाहिए, लेकिन वो समहाउ अपने डिजायर को कंट्रोल करता है और कुछ नहीं बोलता, तो क्योंकि उसे पता है कि उसके पेरेंट्स जो है वो मानेंगे नहीं। फाइनली बेटा वो बच्चा जो है वो एक राउंड अबाउट पहुंचता है, वो एक मेरी गो राउंड, एक जाइंट व्हील पर पहुंचता है, और यहाँ पर बच्चा उस झूला को झूलने के लिए इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो पीछे मुड़कर अपने पेरेंट्स को बोलता है कि कृपया करके मुझे झूला झुला दीजिए। बट इस बार उस बच्चे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसको रियलाइज होता है कि वहां पर उसके पेरेंट्स जो है वो मिसिंग है, उसके पेरेंट्स जो है वो वहां पर नहीं है। सडनली उसके मन का
जो एक्साइटमेंट था बेटा, जो खुशियां उसको यहाँ पर महसूस हो रही थी, अचानक से वो फियर में बदल जाती हैं। अचानक से वो खुशियां जो है बेटा वो डर में बदल जाती हैं, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। और उसको ये एग्जैक्टली पॉइंट भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पेरेंट्स कब दूर हुए उससे। द बॉय पैनिक्स, तो वो बहुत ज्यादा जो है फेल्ट स्केयर्ड, वो बहुत ज्यादा जो है बच्चों घबरा जाता है। शाउटिंग मदर फादर मदर फादर, और इधर उधर भागने लगता है बिल्कुल हेल्पलेसली। उसकी आंखों से बेटा आंसू बहने लगते हैं, जैसे वो अपने पेरेंट्स को ढूंढता है। ठीक है, वो क्राउड में ढूंढता है, भागता है, इधर उधर भागता है। ठीक है, लोग इनफैक्ट वो एक मंदिर की तरफ भी जाता है बेटा, जहाँ पे मैंने बताया कि वो मंदिर के बिल्कुल एंट्रेंस पे जब पहुंचता है तो वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो बच्चा अगर गिरता तो लोगों के पैरों से कुचला जाता। वहां पे वो चिल्ला रहा है, बिल्कुल शोर मचा रहा है। और जब वो शोर मचाया, जब वो रोया, ठीक है, तो वहां पर ही उसको एक अंकल ने उसकी तरफ देखा और उस बच्चे को गोदी उठा लिया। तो अ काइंड स्ट्रेंजर नोटिसेस हिम क्राइंग एंड आस्क्स व्हाट हैपेंड। तो एक स्ट्रेंजर ने उस बच्चे से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो वो बच्चा बेटा उस समय बताता है, अब देखो इस तरीके का हाल है, वो रोए जा रहा है, पेरेंट्स उसको मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, शोर बिल्कुल ऐसे भीड़ भड़क्का हो रखा है कहानी के अंदर। द मैन ट्राइज टू कंसोल द चाइल्ड, तो वो उस बच्चे को शांत करने की और कोशिश करते हैं और उसको वही सारी चीजें देते हैं बेटा जो उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से डिमांड करी थी। भले ही वो स्वीट्स हो, बलून्स हो, गार्लैंड्स हो, राइड्स हो, हर चीज ऑफर करी गई जो उसके पेरेंट्स ने उसको देने को मना करी थी। बट दिस टाइम बेटा द चाइल्ड रिफ्यूजेज एवरीथिंग। वो बच्चा हर चीज के लिए मना करता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और सिर्फ एक ही लाइन पूरी कहानी में दोहराता रहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। This shows beta that nothing holds the same value if parents are not there. वही चीजें जो बेटा हमारे उस बच्चे के झूलने का, घूमने का मन कर रहा था, वो सारी चीजों की बेटा वैल्यू उस बच्चे के लिए खत्म हो गई क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके आसपास नहीं है। ये स्टोरी हाईलाइट करती है बेटा कि किस तरीके से एक बच्चे की डिजायर्स इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं उसकी सिक्योरिटी और लव के आगे। कि जैसे ही बेटा उसके माँ बाप से वो बिछड़ा, जैसे ही वो अलग हुआ, उसके लिए किसी भी चीज की वैल्यू नहीं बची अगर उसके सामने उसके पेरेंट्स नहीं है। वंस सेपरेटेड, ये सारे मटीरियल इंटरेस्ट जो थे बेटा, इट वॉज नथिंग टू हिम एनी मोर। वो सब चीजें उसके लिए बिल्कुल व्यर्थ हो गई। वही पेरेंट्स जो अभी तक उसको मना कर रहे थे, वही पेरेंट्स जो है बचा अब उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। ठीक है, एक बार फटाफट से सब बच्चे मुझे बता दीजिए, क्या यहाँ तक आप लोगों को ये स्टोरी क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सब बच्चों को ये स्टोरी क्लियर होगी और इधर तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए एक बार इसके पोल्स देख लेते हैं बच्चों के, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। Why was the child lagging behind his parents at the fair? जो बच्चा है बेटा ये अपने पेरेंट्स से पीछे क्यों था फेयर में? He was afraid of the crowd, he was attracted by toys and stalls, he was feeling sleepy, या he wanted to go back home. तो बेटा वो चीजें जो आसपास की चीजें थी उन सबको देखकर वो बच्चा बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था, इसीलिए वो फेयर में पीछे रह जा रहा था बार बार। ऑप्शन नंबर बी। What did the child want to buy first at the fair? सबसे पहले फेयर में, ठीक है बेटा, सबसे पहले वो पूछ रहे हैं फेयर में, फेयर के बाहर नहीं। अगर आ जाएगा आउटसाइड द फेयर तो बेटा आउटसाइड द फेयर वो सबसे पहले खरीदना चाहता था टॉयज, जिसके लिए उसके पेरेंट्स ने, उसके पापा ने स्पेशली उसको घूर कर देखा था। सबसे पहले फेयर के अंदर बेटा, इन द फेयर, उसको सबसे पहले कोई जगह जो जो जगह पे जाना था या जो चीज उसको लेनी थी वो क्या था बेटा? वो थे स्वीट्स। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला सवाल कहता है विच फेस्टिवल वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्टोरी? ऑप्शन है होली, दिवाली, स्प्रिंग या दशहरा। तो आंसर है बच्चों इसका स्प्रिंग फेस्टिवल हमारी स्टोरी के अंदर एंजॉय किया जा रहा था। क्लियर? आई होप ये चैप्टर बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ आपका दूसरा चैप्टर ऑफ द क्लास, जिसका नाम है बच्चों द लास्ट लीफ। ये लास्ट लीव वैसे तो एक मूवी पर बेस्ड है जिसका नाम है बेटा लुटेरा। अगर आपको जरूर टाइम मिले तो कभी देखिएगा। ठीक है, तो ये इस मूवी पर, ठीक है, बेस्ड ऑन द मूवी, एक्चुअली मूवी इज बेस्ड ऑन इट। ठीक है, बेस्ड ऑन द चैप्टर। ये इस जो मूवी है बेटा ये ही इस चैप्टर पर बेस्ड है, क्योंकि ये चैप्टर तो सिलेबस में कब से है, मूवी तो पीछे ही आई थी। राइट, तो बहुत सुंदर ये मूवी है। लेट मी टेल यू व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द एंटायर थिंग।
हमारी स्टोरी में बेटा, ये स्टोरी बेस्ड कहाँ की है, ये आपकी बुक में नहीं मेंशन्ड है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये स्टोरी जो है बच्चों, ये ग्रीनविच नाम की एक जगह है, ग्रीनविच विलेज नाम की एक जगह है, वहाँ पर बेस्ड है, जो कि अपने आर्टिस्टिक क्राउड के लिए, बिकॉज यहाँ पे सारे आर्टिस्ट लोग जो थे बेटा इस जगह पर रहते थे, वहाँ की ये कहानी है। हमारी स्टोरी के अंदर दो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, हमारी स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनका नाम है बेटा स्यू और जॉन्सी। ठीक है, ये दोनों के दोनों यंग आर्टिस्ट थी बेटा। ठीक है, और ये दोनों स्मॉल अपार्टमेंट में रहती थी, ये लोग एक घर में रहते थे, सेम घर में, ऑन द 3rd फ्लोर। ठीक है, याद रखना बेटा इनका घर कहाँ पर था, इनका घर था 3rd फ्लोर के ऊपर, और ये एक ही बिल्डिंग में एक ही घर में रहते थे। तो भाई एक सर्दियों की बात है, जॉन्सी फॉल्स सीरियसली इल विद निमोनिया। तो एक सर्दियों में जॉन्सी को निमोनिया हो जाता है। एक निमोनिया बेटा ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें आपके लंग्स इफेक्ट होते हैं, और ये उस सीजन में अक्सर बहुत लोग निमोनिया से मरते थे। होता क्या है, डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं, वो देख रहे हैं जॉन्सी को, लेकिन जॉन्सी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं था। ठीक है, जॉन्सी की तबीयत जो थी बेटा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। ठीक है, बड़े दिन डॉक्टर आते रहे, जॉन्सी को देखते रहे, जॉन्सी की ट्रीटमेंट करते रहे, लेकिन जॉन्सी की तबीयत में बेटा कोई भी सुधार नहीं था, क्योंकि जॉन्सी जो थी बेटा वो मन ही मन बड़ा ही होपलेस और बड़ी डिप्रेस्ड थी। ठीक है, होता क्या है, तो एक बार डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर ने स्यू को जो था चेक करने के बाद जॉन्सी को जब उन्होंने देखा कि जॉन्सी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है, तो उन्होंने जॉन्सी के दोस्त स्यू को साइड में लेकर जाकर कहा कि स्यू देखो, तुम्हारी दोस्त के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। वो कहती है शी हैज़ लॉस्ट द विल टू लिव। डॉक्टर का कहना क्या है, वो कहते हैं शी हैज़ लॉस्ट द विल टू लिव। वो कहते हैं आपके जो दोस्त है ना, इसने जीने की जो इच्छा है वो खो चुकी है, तो मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। वो कहते हैं कि अब ये क्योंकि जीने की इच्छा खो चुकी है, तो जो मेडिसिन हैं भैया ये भी इसकी मदद नहीं करेंगी। ठीक है, तो वो कहती है क्योंकि ये जो है बीमार है, ये इसकी जीने की इच्छा मन ही मन खत्म हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तबीयत है, जो इसकी जो है विल टू लिव है, जो इसकी जीने की इच्छा है, वो भी इसकी जो है जीने में मदद नहीं करने वाली, दवाइयाँ भी इसके किसी काम नहीं आएंगी अगर ये अपने मन को बदलेगी नहीं। तो स्यू को लगा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसकी दोस्त तो बहुत समझदार है, ये ख्याल उसके मन में क्यों आ रहा है, उसके दोस्त में दिमाग में मरने का ख्याल क्यों आ रहा है, वाई डज शी वांट टू डाई। तो यहाँ पर हमारी जॉन्सी से जब स्यू बात करती है, तो स्यू को पता लगता है कि जॉन्सी पहली बात क्या कर रही है, उल्टी गिनती गिन रही है, 15, 14, 11, 10, 9, 8, 7। तो स्यू पूछती है जॉन्सी से कि भाई तुझे क्या हो गया, वाई आर यू काउंटिंग बैकवर्ड्स। तब जॉन्सी उसको बताती है कि भाई बाहर उसकी जो लाइफ है वो कनेक्टेड है टू द नंबर ऑफ आईवी लीव्स ऑन द वाइन आउटसाइड द विंडो। उसके कहने का मतलब ये है कि जितने जैसे जैसे लीव्स गिरती जाएंगी उस पेड़ से, हमारी जॉन्सी का जीवन जो है बेटा खत्म होता जाएगा, और जिस दिन उस पेड़ से सारी की सारी लीव्स गिर जाएंगी उस दिन जॉन्सी भी मर जाएगी। तो she watches the leaf fall every day and tells Sue that when the last leaf falls, I shall die. और उसकी दोस्त कहती है जब ये आखिरी लीफ गिर जाएगी तो मैं पक्का मर जाऊंगी। तो बेसिकली यहाँ पर जॉन्सी ने क्या किया था, जॉन्सी इक्वेटेड या टाइड हर लाइफ टू लीव्स। उसने क्या किया, उसने अपना जीवन जो है बच्चों वो लीफ से बांध लिया कि भाई जैसे जैसे पत्ते गिर जाएंगे जॉन्सी की भी मौत हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस्ड थी, तो डिप्रेस्ड ख्यालों, ऐसी डिप्रेस्ड मूड में उसके दिमाग में ये सब ख्याल आ रहे थे। स्यू पूरी कोशिश करती है उसको कंफर्ट करने की, बट जॉन्सी बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं मैं मरना चाहती हूँ, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। स्यू उसको ये भी कहती है कि जॉन्सी देखो मैं, तो वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, उसको सूप ला कर देती है, इनफैक्ट उसके सामने लाकर ड्राइंग करने के लिए बैठ जाती है, लेकिन फिर भी हमारी जो स्यू है उसका ध्यान अपनी जॉन्सी का ध्यान जो है वो बाहर लीव्स की तरफ ही है। और वो यही कहती है कि आज से 2 दिन पहले 100 के करीब लीव्स थी, और अब पेड़ के ऊपर बस कुछ गिनी चुनी लीव्स रह गई हैं, और मौसम जो है बाहर का वो बहुत ठंडा है, शाम को स्टॉर्म आने वाला है। तो जॉन्सी ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट लीव जो है ये भी गिर जाएगी, और जब लास्ट लीव गिर जाएगी मैं मर जाऊंगी। तो वही वाली बात थी, डॉक्टर ने भी स्यू को यही बताया कि अनलेस जॉन्सी रीगेन्स द विल टू लिव, जब तक जॉन्सी मन से नहीं लाएगी कि उसको जीना है, कोई भी मेडिसिन उसको बचा नहीं सकती।
ठीक है। अब होता क्या है, ये पूरी बात होने के बाद हमारी स्यू ने हमारी जो है लड़की को, जॉन्सी को बताया कि उसको एक पेंटिंग कंप्लीट करके देनी है और उसे पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए एक ओल्ड माइनर का एक जो है उसे म्यूज चाहिए, यानी बेसिकली उसे जो मॉडल चाहिए पेंटिंग के लिए वो एक ओल्ड माइनर का चाहिए, और ओल्ड जो माइंस में काम करते हैं, और उसके लिए उन्हें बेहरमान परफेक्ट व्यक्ति लगा। बेहरमान जो था बेटा वो भी एक आर्टिस्ट था। ठीक है, ये 60 साल के थे और ये ग्राउंड फ्लोर पे वहां पर रहते थे। ठीक है, और इनका जो जीवन था वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था पेंटर के रूप में, क्योंकि ये बेटा ऐसा क्लेम करते थे कि वो अपना मास्टरपीस बनाना चाहते हैं, लेकिन आज तक उन्हें अपने जीवन का मास्टरपीस बनाने का मौका नहीं मिला था। ठीक है, सीयू जाती है जब बेहरमान से के पास पेंटिंग के लिए, तब वो बेहरमान को पूरी सिचुएशन बताती है कि बेहरमान देखो ऐसी ऐसी बात है। जॉन्सी जो है वो मरने की बात करती है, वो ये कहती है कि वो ज़्यादा समय तक नहीं जिएगी। तुम बताओ क्या वो इतनी यंग एज के अंदर जो ऐसी बातें कर रही है कि वो नहीं जीना चाहती है, क्या ये चीज़ सही है? तो बेहरमान भी जब जॉन्सी की बात सुनता है तो उसको भी रियलाइज होता है कि भाई ये तो बहुत ही रबिश बात है, तो बहुत ही बेकार बात है कि जॉन्सी जो अभी इतनी यंग है वो मरने की बातें कर रही है। शी सेज शी डजंट वांट टू लिव। तो स्यू बताती है उसे जॉन्सी की पूरी स्ट्रेंज बिलीफ के बारे में और उसकी डेस्परेशन टू डाई के बारे में कि वो मरना चाहती है। तो यहाँ पर बेहरमान भी बोलता है कि नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर ये बात होकर हमारी स्यू घर आ जाती है और उस रात आता है बेटा एक बहुत खतरनाक तूफान। और इतने खतरनाक तूफान में ये तो कंफर्म था कि वो जो लास्ट लीफ है वो गिर जाएगी। बट अगले दिन बेटा काफी आइसी, वायलेंट एंड केपेबल ऑफ टियरिंग ऑल द लीव्स ऑफ द वाइन। स्यू को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन अगले दिन सुबह जब स्यू की नींद खुलती है बेटा, तो वो देखती है कि जॉन्सी भी विंडो के बाहर देख रही है, और जब वो जॉन्सी विंडो के बाहर देखती है वो ये देखती है कि एक लीफ स्टिल क्लिंगिंग टू द वाइन, स्टिल प्रेजेंट ऑन द वाइन। अभी भी एक पत्ता जो है वो वाइन के ऊपर प्रेजेंट है, यानी उस बेल के ऊपर अभी भी एक पत्ता जो है बेटा लगा हुआ है। और ये जो लीफ थी बच्चों, रादर देन बीइंग वेरी डल एंड ग्रे, वो बहुत ही ग्रीन एंड फ्रेश लग रही थी। तो हमारी जॉन्सी को लगा कि चलो ये लीफ अभी आज टिक गई। तो उसको स्यू भी बताती है कि कि ये जो लीफ है ये सर्वाइव कर गई है जॉन्सी, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। वो कहती है नहीं, अभी तक नहीं गिरी तो कुछ नहीं होता, आज ये लीफ पक्का गिरेगी और मैं मर जाऊंगी। रात को फिर तूफान आता है और इस बार भी वो जो लीफ है वो नेक्स्ट स्टॉर्म भी सर्वाइव कर जाती है। ठीक है, ये देखकर कि वो लीफ नहीं गिर रही है, वो लीफ एज इट इज पेड़ पर लगी हुई है, जॉन्सी को लगता है कि अगर वो लीफ ही नहीं गिरना चाहती है, अगर वो लीफ ही नहीं मरना चाहती है, तो जॉन्सी भी क्यों मरे। इसकी परसिस्टेंस को देखकर, ठीक है, उसकी कंट्रोल को देखकर, उसकी फाइट को देखकर कि वो पत्ता भी अपने जीवन के लिए लड़ रहा है, हमारी जॉन्सी को समझ में आता है कि मरना एक सिन था। ये दिमाग भी अपने ख्याल में लाना कि वो मरना चाहती है ये एक पाप था। अब वो जिएगी और खुशी से जिएगी। वो रीगेन करती है अपनी होप और रिकवर कर जाती है। इनफैक्ट डॉक्टर भी अगले दिन जब आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि भाई अब जॉन्सी के ऊपर दवाइयाँ काम कर रही हैं। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम ये है कि उनके घर के ग्राउंड फ्लोर पर जो बेहरमान रहता है, ठीक है, वो बेहरमान जो है बच्चों वो भी मरने वाला है। ठीक है, वो उसे भी निमोनिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, डॉक्टर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बेहरमान का निमोनिया क्योर नहीं किया जा सकता। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ऐसा क्यों, बेहरमान का निमोनिया क्योर क्यों नहीं हो सकता, और बेहरमान को निमोनिया हुआ कैसे, बेहरमान तो ठीक था, बेहरमान को कैसे निमोनिया हो सकता है। तो हमें बेटा ये पता लगता है कि वो बेहरमान जो थे बेटा हमारे पेंटर, वो उस रात को फ्रीजिंग रेन और स्टॉर्म में जाते हैं और एक लीफ पेंट करते हैं, जिसको जाकर वो पेड़ पर लगा देते हैं 3rd फ्लोर पर चढ़ के, तो सो दैट जॉन्सी जो है वो जीवन में जीने की उम्मीद नहीं खोएगी। एंड क्योंकि बेटा ही यूज्ड टू लिव अलोन, और इतनी ठंड के अंदर वो रात को वहाँ गए, इतने फ्रीजिंग स्टॉर्म में वो गए, जिसकी वजह से वो बीमार हो गए और उन्हें निमोनिया हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू हिज एज, उम्र के तकाजे की वजह से बेटा उनको निमोनिया हो जाता है और वो मर जाते हैं। बट वी गेट टू नो दैट द लीफ वॉज नॉट रियल, वो लीफ एक्चुअली नकली थी। और वो यही बताते हैं कि वो जो लीफ है भाई, इट वॉज बेहरमान्स मास्टरपीस। अब वही बेहरमान जो जीवन भर करना चाहता था, फाइनली बेहरमान ने वो चीज़ कर ली है। उन्होंने फाइनली वो मास्टरपीस बना दिया था जिसने किसी की जान बचाई है। मास्टरपीस वो नहीं बेटा जिसकी सब तारीफ करें, मास्टरपीस वो है जो बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ है। तो यहाँ पर आपके जो बेहरमान थे उन्होंने बेटा जो आप लोगों का लीफ बनाया, वो इतनी खूबसूरत लीफ थी, वो इतनी रियलिस्टिक लीफ थी कि जॉन्सी को यही लगा कि वो लीफ जैसे है, मानो रियल हो, और उस लीफ को देखकर उसके मन में आया कि मैं क्यों मरूं, मैं क्यों अपना जीवन जो है वो ख़त्म करूं, और जॉन्सी लिव्स।
तो डॉक्टर कंक्लूड करते हैं बेटा कि जॉन्सी सर्वाइव्ड बिकॉज शी गेन्ड होप, बहरमान सैक्रिफाइस हिमसेल्फ। लेकिन बहरमान ने यहाँ पर जॉन्सी को बचाने के लिए अपना जीवन सैक्रिफाइस कर दिया। तो जो उनकी फाइनल पेंटिंग थी बेटा, जो लीफ उन्होंने बनाई थी, वही उनका मास्टरपीस बन गया। इट वॉज अ मास्टरपीस बेटा बिकॉज इट वॉज केपेबल ऑफ सेविंग लाइव्स। क्योंकि उस लीफ का बेटा क्या इम्पैक्ट था हमारी जॉन्सी के ऊपर, कि उस लीफ ने हमारी जॉन्सी को मरने से बचा लिया और जॉन्सी के मन में उसके ख्याल बदल गए। ठीक है, यहाँ पर आकर बेटा आप लोगों का सेकंड चैप्टर लास्ट लीफ भी खत्म हो जाता है। आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु वर द टू मेन फ्रेंड्स इन द स्टोरी? तो कहानी में दो मेन फ्रेंड्स कौन थे? स्यू और बहरमान, जॉन्सी और स्यू, जॉन्सी और बहरमान, जॉन्सी और डॉक्टर। तो बच्चों क्वेश्चन का सही आंसर है जॉन्सी और स्यू जो थे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। What illness did जॉन्सी सफर फ्रॉम? तो जॉन्सी को बेटा क्या इलनेस थी? कैंसर था, निमोनिया था, ट्यूबरक्लोसिस था या फीवर था? तो बेटा जो इलनेस जॉन्सी को हुई थी बेटा उसका नाम था निमोनिया। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है। What did Jauncey believe would happen when the last leaf fell? क्या लगता है कि क्या होगा जब लास्ट लीफ गिर जाएगी? She would recover, she would get worse, she would die या she would be taken to hospital। तो जॉन्सी जीने की इच्छा खो चुकी थी और वो ये मानकर बैठ गई थी कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी वो भी लास्ट लीफ के साथ जो है बेटा वो मर जाएगी। She will also not survive the fall of the last leaf। Who painted the last leaf on the wall? वो लास्ट लीफ किसने पेंट करी? स्यू ने, डॉक्टर ने, बहरमान ने या फिर एक स्ट्रेंजर ने? तो बेटा क्वेश्चन का सही आंसर है बहरमान ने वो लीफ पेंट करी थी। बहरमान की वजह से ही हमारी जॉन्सी जो है उसके मन में बेटा जीने की इच्छा वापस आई थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये पोएम क्लियर होगी। बढ़िया, तो भाई अब स्टार्ट, चैप्टर क्लियर होगा, वेरी सॉरी। अब स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी आज की क्लास का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों अ हाउस इज नॉट अ होम। ठीक है, अ हाउस इज नॉट अ होम। अगर बेटा मैं आप लोगों से पूछूं एक हाउस में और होम में क्या फर्क है, तो क्या आप लोग मुझे थोड़ा बहुत बता पाएंगे कि एक घर में, एक हाउस में और एक होम में क्या डिफरेंस होता है? ऐसा नहीं है कि हाउस छोटा है या होम बड़ा है, नहीं। तो भाई एक्चुअली क्या होता है, हाउस जो होता है ना बेटा वो है मकान। ठीक है, वो है मकान। ठीक है, 4 वॉल्स, नो इमोशंस। ठीक है, वो है मकान। ठीक है, मकान यानी 4 वॉल्स, 4 दीवारी और कोई इमोशन नहीं। लेकिन होम क्या है बेटा? अ लव प्लेस। ठीक है, अ लव्ड प्लेस। ठीक है, इमोशनल कनेक्शन, जहाँ पर लोग हैं जिनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है, जिनके साथ आपका एक जुड़ाव है जीवन के अंदर। यानी बेटा मकान और घर में फर्क होता है। ठीक है, मकान है 4 दीवारी और घर है बेटा वो जहाँ पर आप मिलजुल के प्यार से, सद्भावना से और एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे जुड़ कर रहते हैं, दैट इज अ होम। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है बेटा इसका नाम है अ हाउस इज नॉट अ होम। और इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं हमारी राइटर की कहानी, जैन की कहानी। उन बेचारी, ये लड़की हैं याद रखना, इनके साथ क्या होता है। ये अभी बिल्कुल नई नई टीनेज में आई थी। इनका स्कूल जो है बेटा बिल्कुल अभी जस्ट चेंज हुआ था और स्कूल चेंज होने के बाद ही से इनका मूड जो था बच्चों वो खराब रहना स्टार्ट हो गया था। इनका मूड बेटा स्कूल से चेंज होने के बाद खराब रहना इसीलिए शुरू हो गया था क्योंकि हमारी जो जैन थी बेटा एक सेकेंड, ठीक है बेटा, क्योंकि ये जो हमारी लेडी है जैन, इनके साथ जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जो जैन है हमारी प्यारी सी, इनका स्कूल बदल गया था। ये जहाँ रहती थी उनका घर बदल गया था। तो इन्हें अपने पुराने दोस्त, अपने पुराना लाइफ, अपने पुराने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, सब लोगों को पीछे छोड़कर ये बेचारी नई जगह पर आकर रहने लगी थी। और यहाँ पर जिस जगह पर आकर ये रह रही हैं बेटा, यहाँ पर इनका मूड बहुत ज़्यादा खराब था क्योंकि ना तो यहाँ पर पुराने फ्रेंड्स थे, ना पुराने टीचर्स थे, ना पुराने लोग थे, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर बहुत वियर्ड फील होता है। यहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद उनके साथ अगली प्रॉब्लम हो जाती है बेटा कि उनका घर जल जाता है। तो वो बेचारी और ज़्यादा परेशानी में आ जाती है कि अब क्या होगा। तो ये बेटा एक ट्रू, ये एक अच्छी सच्ची कहानी है, एक ऑटोबायोग्राफिकल यानी आत्मजीवनी है बेटा। किसकी आत्मजीवनी है? ये हमारी पोएम राइटर की, जिनका नाम है जैन। ठीक है, जैन बताती है कि उन्होंने एक नया हाई स्कूल ज्वाइन किया था अपने पुराने हाई स्कूल को छोड़कर। ये ट्रांजिशन, ये जो चेंज था बेटा उनके लिए, ये चेंज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था फॉर हर। उनके लिए ये चेंज बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल था।
उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो कंप्लीटली एक आउटसाइडर है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ही शी हैड नो फ्रेंड्स, उनके यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं था, ठीक है। ओल्ड टीचर्स नहीं थे यहाँ पर, तो यहाँ पर सब कुछ जो था वो बहुत ही अजीब था, बहुत ही विचित्र था। और वो ये बताती हैं कि अक्सर वो अपने पुराने टीचर्स और अपने पुराने फ्रेंड्स को बहुत मिस करती थी और अक्सर उनसे मिलने के लिए वापस भी जाया करती थी, उनसे बात करने के लिए भी जाती थी, एंड स्ट्रगल्स टू एडजस्ट सोशली, ठीक है, मेक न्यू फ्रेंड्स। और यहाँ पर इस जगह पर उनसे नए दोस्त बनाना बच्चे बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल था। वो नए दोस्त नहीं बना पा रही थी, नए फ्रेंड्स नहीं बना पा रही थी, और उनके लिए जो है यहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। शी वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट प्रॉपरली, ठीक है। इधर उनका जो एडजस्टमेंट था वो ठीक से नहीं हो पा रहा था और उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनका जीवन बिल्कुल बर्बाद हो गया है। शी डिड नॉट लाइक द चेंज। उनको ये जो चेंज उनके जीवन के अंदर आ रहा था, ये चेंज उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उनका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था। तो भाई इनकी लोनलीनेस की वजह से जैन की मदर ने उन्हें बोला भी था कि तुम अपना और ज़्यादा ध्यान रखो। इवन उन्हें अनकंफर्टेबल क्लोथ्स भी पहनाए थे, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। हुआ क्या, एक दिन की बात है बेटा, एक संडे आफ्टरनून की बात है। वो अपनी टैबी कैट के साथ बैठी हुई थी और उनके घर में एक परेशानी हो जाती है। एक संडे आफ्टरनून की बात है, ठीक है। वो लोग अपनी चर्च विजिट से बस वापस आए थे और चर्च विजिट से वापस आकर बच्चों उन्होंने बस बैठकर डूइंग द होमवर्क, और यहाँ पर बैठकर वो अपना होमवर्क जो थे वो कर रही थी और उनकी टैबी कैट सैट बाय हर साइड, ठीक है। टैबी कैट वाज सिटिंग, ठीक है, साथ में उनकी टैबी कैट जो थी बेटा वो बैठी हुई थी टेबल पर। आराम से ये लोग काम कर रहे हैं और वो बताते हैं संडे आफ्टरनून को इनके जीवन में एक बड़ी खतरनाक सी घटना हुई, ठीक है। जैन अपना होमवर्क कर रहे थे जब उन्हें स्मेल आती है कुछ स्मोक की, और वो ये नोटिस करते हैं कि स्मोक फिल्ड द रूफ। वो क्या नोटिस करते हैं, वो नोटिस करते हैं कि जो धुआं है बच्चे उसने उनके पूरे घर की छत को बिल्कुल ऐसे चपेटे में ले लिया है, और देखते ही देखते पूरे घर के अंदर आग लग गई। क्योंकि बाहर के कंट्रीज के जो घर होते हैं बेटा वो थोड़े लकड़ी से बने होते हैं, तो वहां पर आग लगनी थोड़ी घरों का ढांचा जल जाता है बाहर, तो ठीक है। ये जो फ्लेम्स थी बेटा ये इतनी रैपिडली जो है, इतनी फास्ट तरीके से जो है लगने लगी कि एक एक करके पूरा घर जो था बेटा जल गया। जैन और उनकी मदर एस्केप कर लेते हैं, लेकिन मदर जो है बेटा वो इतनी ब्रेव है, उन्हें याद है शी वेंट इनसाइड द हाउस, ठीक है। वो घर के अंदर जाती हैं वापस से। क्यों जाती है बेटा इनसाइड द हाउस? टू गेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। क्या लेने के लिए? ताकि जो उनके बेटा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आ सके। एंड लास्ट रिमेन्स या आइडेंट या सोवेनियर्स कह सकते हो ऑफ द फादर, ठीक है। और उनके पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आखिरी निशानियां लेने के लिए जो मदर है बेटा वो अंदर जाती हैं इन सब चीज़ों को लेने के लिए, जो कि दिखाती हैं कि उनकी मदर जो थी वो एक बहुत बड़ी रिस्क टेकर है कि उन्होंने इतने जलते हुए घर के अंदर वो अंदर गई हैं। और जब वो बाहर आती हैं बेटा तो उनकी लंग्स जो थी उसमें भी बहुत ज़्यादा स्मोक भर गया था, जिनकी वजह से वो बेहोश हो गई। और जब जैन यहाँ पर बाहर आते हैं और जब देखते हैं कि भाई पूरा घर उनका जल रहा है और उनकी मदर बार बार भाग रही हैं, घर में इतने एफर्ट लग रहे हैं, तब उसकी नज़र पड़ती है कि भाई उनकी जो कैट थी वो मिसिंग है। वो कैट जो है वो शायद घर के अंदर रह गई है। वो कोशिश भी करते हैं कि भाई वो घर के अंदर भाग कर जाकर देखें, अपनी कैट को बाहर निकालें, बट फायर फाइटर्स उन्हें रोक लेते हैं कि नहीं, हम आपको बाहर नहीं जाने, अंदर नहीं जाने देंगे, ये बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। द राइटर वॉज नॉट अलाउड टू गो इनसाइड एंड चेक कि उनकी कैट जो है वो अंदर है या नहीं है। राइटर बहुत ज्यादा अपने आप को भैया हेल्पलेस फील कर रहे थे कि उनका पूरा का पूरा घर जल गया, ठीक है। हेल्पलेस फीलिंग आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि बेटा पहली बात तो स्कूल चेंज हो गया, यहाँ पर पुराने लोग नहीं है, नए टीचर्स हैं, ठीक है, पुराने दोस्त नहीं है। उसके बाद घर में आग लग गई, घर जल गया, घर के एसेट जो है वो खत्म हो गए। उसके बाद उनकी कैट जो है बेटा उसका उन्हें कुछ नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं है। और जैन कुछ नहीं कर पा रहा, बस वो अपने घर को जलते हुए देख रहे हैं, अलॉन्ग विद दिस बिलोंगिंग्स, मेमोरीज, फोटोग्राफ, स्कूल सप्लाईज, हर चीज जो थी बेटा उनकी जल गई। एंड दैट वाज दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब जैन को बहुत ही वियर्ड फील
फील हो रहा था कि मेरा पूरा का पूरा घर जो है, मेरा पूरा का पूरा बचपन, मेरा पूरा का पूरा पास्ट जो है बेटा वो ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली शैटर्ड, बहुत ही ऐसे मेंटली थका हुआ फील हो रहा था। एंड द नरेटर वॉज डिस्पाइजिंग चेंज। उनको लग रहा था कि यार क्यों मेरे जीवन में इतना कुछ हो रहा है, मतलब मेरा कुछ भी नहीं जो है यहाँ पर जीवन में बचा। अगले दिन ही वॉज सेंट टू स्कूल, ठीक है, नेक्स्ट डे ही बेटा ही वॉज सेंट टू स्कूल। अगले दिन ही उन्हें, नेक्स्ट डे ही वॉज सेंट टू स्कूल, अगले दिन भी उनको बेटा जो है स्कूल भेजा गया। और यहाँ पर अगले दिन स्कूल जाकर उनको यहाँ पर, ठीक है, नो यूनिफॉर्म, इनके पास कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं थी, ठीक है, इनके पास नो कार्ड्स, कोई कार्ड नहीं है, नो मनी। तो इनको अपने दादा दादी के घर, ग्रैंड पेरेंट्स के घर रहना पड़ा थोड़े दिनों के लिए, जब तक इनका घर जो है वापस, इनके डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वापस आते हैं तो ही फेल्ट वेरी हार्ट ब्रोकन एंड वेरी होपलेस कि उनका घर जो है वो पूरा जल चुका है, ठीक है। ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिज कैट, ठीक है। और वो बेटा क्या कर रहे थे, वो अपनी कैट जो है उन्हें, उसको भी नहीं नरेटर को मिल रही थी। तो भैया नरेटर जो था वो बहुत दुखी था कि सारे के सारे पहाड़ उनके जीवन पर एक ही बारी में आके टूट गए। एक दिन की बात है, वो स्कूल में थे एंड ही रियलाइज्ड कि स्कूल वाले ना बड़ा अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। हर व्यक्ति जो है ऐसा लग रहा है जैसे मानो जबरदस्ती वो उसको पीटी रूम में लेकर जाना चाह रहे हैं। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है बेटा तो उसने नोटिस करा कि एट स्कूल वो स्टूडेंट्स जिनको वो जानता भी नहीं था वो उसके पास आ रहे हैं फुल सपोर्ट के साथ, और उसे कपड़े, बुक्स, स्कूल सप्लाईज, एनकरेजमेंट और फ्रेंडशिप ऑफर कर रहे हैं। इनफैक्ट उसको ये बोल रहे हैं कि तुम हमारे घर आकर खाना खाओ, तुम हमारे साथ रहो, तुम हमारे साथ रहो। तो यहाँ पर आकर जैन फेल्ट वेरी नाइस, यहाँ पर आकर बेटा जैन फेल्ट वेरी नाइस, जैन को बहुत अच्छा लगता है कि द पीपल हु डिड नॉट नो द नरेटर दे आर ऑल्सो हेल्पिंग, एवरी वन वॉज वेरी हेल्पफुल। हर व्यक्ति जो था बच्चों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था जैन के लिए, और जैन वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि लोग इतने अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। इट रिस्टोर्ड हर फेथ, फेथ इन गुडनेस, कि भैया धरती पे दुनिया में भी अच्छे लोग होते हैं, उनका जो विश्वास था अच्छाई की तरफ वो वापस आ जाता है, ठीक है। द नरेटर फेल्ट वेरी हैप्पी, उन्हें बड़ा अच्छा जो है महसूस होता है। People thought he were that thought were people he thought were strangers turned into his support system। तो वही लोग बेटा जिनको वो स्ट्रेंजर समझ रहा था वही उसका सपोर्ट सिस्टम बने। ये स्ट्रांगली डिस्प्ले करता है काइंडनेस जो है वो इंसान का माइंडसेट बदल सकता है, और उन्हें रियलाइज हुआ कि वो बिल्कुल अकेले नहीं है। यहाँ पर देयर आर पीपल विद हिम जो उनका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर हैं, देयर आर पीपल जिनका सपोर्ट वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेटर इसके बाद और सरप्राइजेस भी बेटा उनको मिलते हैं, ठीक है। वो अपना उनका नया घर जो है आफ्टर सम टाइम हिज ओल्ड हाउस वाज रीबिल्ट, ठीक है। उनका जो ओल्ड हाउस था बेटा वाज बीइंग रीबिल्ट, उनका जो पुराना घर था वो वापस बन रहा था, ठीक है। उनका जीवन अब उनको, ही हैड फ्रेंड्स नाउ, ठीक है। उनके अब दोस्त जो थे बेटा, जैन हैड फ्रेंड्स नाउ, अब जैन के पास बेटा दोस्त भी थे जो उनके साथ बैठे थे। और एक दिन की बात है बेटा, एक लेडी को, नॉट फायर फाइटर, एक लेडी जो है बेटा उनको जो है जैन की कैट मिलती है, ठीक है। और वो बताती है कि हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे कि इनका कोई ओनर हो। वो लेडी बताती है कि जिस दिन आपके घर में शायद आग लगी होगी उस दिन आपकी ये कैट जो है ये आपके घर से शायद भागी, और ये भाग भाग कर हमारे पास आई, एंड वी न्यू कि देयर इज गोइंग टू बी समवन हु इज रियली मिसिंग द कैट। और वो कहते हैं कि हम इसको यहाँ पर ले आए। अ लेडी फाइंड्स एंड रिटर्न्स जैन्स कैट, वो जैन की कैट वापस करते हैं। वो कहते हैं वो डरी हुई थी लेकिन जिंदा है, और जैन वापस से, उन्हें बहुत खुशी होती है कि नाउ फाइनली द लाइफ इज कमिंग बैक टू पॉइंट, ठीक है। उनका घर जला तो जला, उनको दोस्त मिल गए, उनकी कैट उनको वापस मिल गई। एक्सपीरियंसिंग दिस लव फ्रॉम हिज कम्युनिटी, जैन फाइनली अंडरस्टैंड्स कि एक घर जो है बेटा वो सिर्फ ब्रिक्स का बना होता है, लेकिन जो होम है बच्चे वो लव, पीपल, वार्मथ और बिलोंगिंग्स का बना होता है। और उनको ये समझ में आया कि एवरीथिंग इज इमोशनली कनेक्टेड, हर व्यक्ति जो है वो इमोशनली कनेक्टेड है, एंड पीपल शुड नो हाउ टू लिव हैप्पीली, कि एक ब्रिक वाला जो घर है बेटा एक मकान घर नहीं हो सकता है, घर घर ही होता है, ठीक है। Why did the narrator feel lonely in the new school? Option है, the teachers were strict, he missed his old friends, the class was difficult, या he disliked the subjects। तो बेटा आंसर है क्योंकि यहाँ पर उसको अपने पुराने फ्रेंड्स की याद आ रही थी इसीलिए। What happened to the narrator's house? नरेटर के घर को क्या हुआ था? तो बेटा घर में आग लग गई थी जिसकी वजह से बेचारा हमारा नरेटर कुछ कर नहीं पाया और अपने जीवन को लेकर परेशान हो गया।
हु सपोर्टेड द नरेटर आफ्टर द फायर इंसिडेंट, नरेटर की मदद किसने करी उस फायर इंसिडेंट के बाद? हिज ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, हिज टीचर्स, हिज नेबर्स या हिज न्यू स्कूलमेट्स? तो बेटा उनके न्यू स्कूलमेट्स जो थे, दे वर द वन जो सबसे पहले आगे आए, दे वर द हेल्पर्स, दे वर द काइंड पीपल हु ट्राइड मेकिंग इट ईजी फॉर जैन टू बी इन द न्यू स्कूल. What did the narrator's mother save from the burning house? Money, family photos, his father's pictures and important documents and jewelry. तो बेटा ये मैंने आप लोगों को बताया था कि उनकी मदर वापस से घर में भागी थी to protect his father's pictures who was no more in the world and all the important documents. What important realization does the narrator make? पूरी कहानी पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि नरेटर को क्या रियलाइज हुआ? मटीरियल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं? नहीं. होम एंड हाउस मीन द सेम, घर और मकान सेम है? नहीं. लव एंड रिलेशनशिप क्रिएट अ होम, प्यार रिश्ते एक घर बनाते हैं, मकान तो बेटा कोई भी खरीद सकता है. ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर था. ठीक है, क्लियर? Now beta, finally we are going to start the last topic of the day, and the last topic of the day is beta the beggar. ठीक है, ये बड़ा मजेदार चैप्टर है. इस चैप्टर को लिखने वाले राइटर का नाम है बच्चों एंटोन शेकोव. ठीक है, इस चैप्टर को लिखने वाले राइटर का नाम है एंटोन शेकोव, और ये एक बढ़िया बहुत उम्दा राइटर है, और इनकी कहानियां पढ़ के बेटा आप लोगों को मज़ा आ जाएगा. क्या कहानियां लिखते हैं ये, इनका नाम एंटोन शेकोव है. और जब तुम इनकी कहानियां पढ़ोगे ना, इज अ रशियन राइटर, और अगर तुम इनकी कहानियां पढ़ोगे ना तो यू विल रियलाइज कि इनकी कहानियां ऐसी होती हैं जिसमें बाय द एंड ऑल्सो तुम ये नहीं पहचान पाओगे कि तुम एग्जैक्टली किसकी साइड हो. ठीक है, हु डू यू फाइंड टू बी द बेटर पर्सन? तो बेटा ये कहानी स्टार्ट होती है सर्जाई से. सर्जाई जो कि हमारे एक काइंड बट काफी स्ट्रिक्ट किस्म के एडवोकेट थे. एक दिन बेटा, और लश्कोव जो कि एक हेल्पलेस अल्कोहलिक बेगर था जो पूरे दिन वोडका पीता रहता था. तो होता क्या है बेटा, एक दिन हमारे सर्जाई जो है, सर्दियों का मौसम था, वो एक रास्ते से होते हुए जा रहे थे, और रास्ते में ही उन्हें लश्कोव मिलता है, और वो लश्कोव जो है वो उनसे भीख मांगता है स्ट्रीट के ऊपर, और उनको ये बोलता है दैट ही वॉज अ विक्टिम ऑफ. ठीक है, और वो उन्हें मिलकर क्या बताता है, वो उन्हें बताता है कि वो वॉज अ विक्टिम ऑफ कैलिमिनी. बेसिकली वो बदनामी का शिकार हुआ है अपने ऑफिस के अंदर. ठीक है, जिसकी वजह से उसको जो है जॉब से निकाल दिया गया. ही वॉज अ स्कूल टीचर. ठीक है, और उसकी जो जॉब है वो चली गई है बिकॉज लोग जो थे बेटा उसको बहुत ज़्यादा जो है बुरा भला बोलते थे. वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है, बहुत बेईमानी के नाम पर उन पर बेईमानी के आरोप लगाए गए हैं, और उनको जो है काम से निकाल दिया गया है. सर्जाई ने रिकॉग्नाइज किया, सर्जाई देखते हैं कि यार ये तो वही सेम आदमी है जिसने थोड़े दिन पहले उसे बोला था कि वो एक स्टूडेंट है. लाइक 3 दिन पहले ओनली ही हैड मेट द सेम बेगर हु हैड मेड अप अ डिफरेंट स्टोरी, जिसने उस दिन बोला था कि वो एक स्टूडेंट है जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है एंड ही डज नॉट हैव मच मनी टू स्टडी. तो यही बात पर सर्जाई ने उसे अक्यूज किया कि भाई तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुमने परसों मुझे बोला था कि तुम एक स्टूडेंट हो, आज तुम बोल रहे हो कि तुम एक टीचर हो, तो हु एग्जैक्टली आर यू एंड व्हाई आर यू लाइंग टू मी, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसा नहीं देने वाला हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर सर्जाई जो है वो उसको ब्लेम करती है कि तुम एक झूठे व्यक्ति हो, तुमने मुझे झूठ बोला है, तुमने मुझे सच नहीं बताया. अगर तुमने मुझे सच बताया होता तो मैं जो है तुम्हें बख्श देता, लेकिन तुम मुझे झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें जो है तुम एक स्टूडेंट हो, आज तुम कह रहे हो तुम एक टीचर हो, तो तुम एग्जैक्टली हो क्या? तो यहाँ पर द बेगर रियलाइज्ड कि भाई जो है समझ जाता है कि ही हैज़ टू टेल हिम द ट्रूथ, क्योंकि वो पकड़ा गया है यहाँ पर. तो ही क्लियरली टेल्स हिम दैट ही बिलोंग्ड फ्रॉम अ रशियन कॉयर. ठीक है, जो लश्कोव है बेटा वो अपनी रियलिटी बताता है. लश्कोव कहता है ही विशेस टू वर्क. ठीक है, पहली बात तो ही वॉज थ्रोन आउट, पहली बात तो वो अपना रियल प्रोफेशन बताता है, थ्रोन आउट ऑफ द कॉयर. ठीक है, कॉयर होता है बेटा म्यूजिक बैंड. ठीक है, तो उसने सबसे पहले क्या बताया कि वो एक म्यूजिक बैंड में काम करता था, जिस म्यूजिक बैंड से बेटा ज़बरदस्ती उसको जो है बाहर निकाल दिया गया है. और क्यों निकाला गया है? ड्यू टू हिज अल्कोहल, ड्यू टू हिज सोर थ्रोट, क्योंकि जो बेटा उसकी थ्रोट थी वो बहुत ख़राब हो गई थी. और क्यों हो गई थी बेटा? वो अल्कोहल की वजह से
जो था बेटा उसका जो था गला बिल्कुल बैठ गया था और दारू पीने की वजह से, अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से ही वाज नॉट एबल टू सिंग प्रॉपर्ली, और इस वजह से अब उसके पास कोई काम नहीं है। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि ही मेड अप स्टोरी टू गेन सिंपथी। ठीक है, ही मेक्स अप स्टोरी, वो कहानियां बनाता है, ठीक है, टू गेन सिंपथी, ताकि लोग जो हैं उसको सिंपथी दे, क्योंकि जब लोगों के मन में उसके लिए सिंपथी जागेगी तभी वो लोग जो हैं उसको मनी देकर जाएंगे। साथ ही साथ वो ये भी बताता है, जब उससे हमारे सरजाई ने पूछा कि ठीक है फिर तुम काम क्यों नहीं करते, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो वाई आर यू बेगिंग, वाई डोंट यू वर्क। तो यहाँ पर हमारा जो लश्कॉफ है वो कहता है कि ही विशेस टू वर्क। ठीक है, लश्कॉफ क्या बोलता है, लश्कॉफ कहता है, लश्कॉफ विशेस टू वर्क बट डज नॉट हैव एनी। ठीक है, तो वो कहता है कि सर मैं काम तो करना चाहता हूँ बट मेरे पास करने के लिए कोई काम है नहीं। ठीक है, बट ही डज नॉट हैव एनी। तो कहता है मैं काम करना तो चाहता हूँ बट मेरे पास कोई काम है नहीं। ये बात तो जानकर उसने सरजाई को बोली, ऐसा नहीं है कि उसका काम करने का कोई मन था, लेकिन ऑब्वियसली अब सरजाई उसको बोल रहा है तो कुछ ना कुछ बहाना तो वो लगाएगा ना। तो उसने यही बोला कि सर मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई काम ही नहीं है, तो मैं करूँ क्या। अब कोई भी नॉर्मल इंसान ये बात सुनता, बात खत्म करता और चला जाता, लेकिन उसको यहाँ से भेजने के बजाय सरजाई ने उसे बोला कि ठीक है मैं तुम्हें काम देता हूँ। वो कहते हैं ठीक है तुम्हें काम करो, तुम्हें काम ही करना है ना, तो तुम हर दिन, हर महीने के पहले दिन मेरे घर पे आ जाओ, वहां पर तुम मेरे लिए जो है वुड काटना, ताकि तुम्हारा काम हो जाए। अब लश्कॉफ जो अपने खुद के प्लान में ही फंस गया, अब उसने ये चीज बोल दी थी भाई कि मैं काम कर लूंगा अगर मुझे काम मिल जाए, मेरे पास तो काम ही नहीं है, लगाया तो उसने बहाना था। लेकिन अब क्योंकि बेटा उसको लश्कॉफ ने रियल में काम ऑफर कर दिया था तो वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो लश्कॉफ ने बड़ी रिलक्टेंटली, बड़ा ही हाफ हार्टेडली, बड़ा ही मतलब ऐसे खराब मन के साथ उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं आपके घर पे काम करने आ जाऊंगा। तो जब वो उसे अपने घर पे लेकर जाता है तो हमारे सरजाई की कुक ओल्गा वो लश्कॉफ को लेकर जाती है वुड शेड में और वहां पर उसको बोलती है कि तुम वुड काटो। तो लश्कॉफ जब वुड काटने लगता है बेटा, तो वो उसने इतनी पी रखी थी और वो पी पी कर इतना वीक हो गया था कि उससे लेजिट एक एक्स उठाकर, उससे अपनी वो कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी पर नहीं मारी जा रही थी। इट वाज सो स्केरी, कहीं वो अपने पैर पे ही ना मार ले। उसकी मिजरी देखकर, उसका पेन देखकर ओल्गा ने उसको बहुत डांटा और उसके लिए बहुत दया फील करी कि बताओ कैसा व्यक्ति है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि भैया हमारा जो सर्जा है वो नोटिस करता है कि वुड कटी हुई है, और उसके बाद से उसने यहाँ पर हमारे लश्कॉफ को बोला कि आप हर महीने की पहली तारीख पर आओ और आकर हमारे लिए वुड काट दिया करो। तो फॉर एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ ऑफ एवरी मंथ दिस मैन यूज टू कम, ही यूज टू कट द वुड, और वुड काट कर यहाँ से चला जाता, पैसा लेकर निकल जाता। तो यहाँ पर होता क्या है, ओवर मंथ सरजाई उसे काम देता गया, फर्नीचर का काम देना, कभी स्नो हटाना, कभी कुछ, ताकि उसकी थोड़ी बहुत कमाई होती रहे। बट द पॉइंट वाज कि उस आदमी की हालत इतनी खराब थी कि ओल्गा उस आदमी के लिए वुड काटती थी, लेकिन वो सरजाई को यही बिलीव करवाती थी कि लश्कॉफ ने वुड काटी है, और इस तरीके से लश्कॉफ मंथली मंथली आता रहा, पैसा कमा कर जाता रहा। एक दिन की बात है बेटा, यहाँ पर हमारे जो लश्कॉफ हैं उनको सरजाई बुलाते हैं कि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ घर, तो क्या तुम मेरे घर में शिफ्टिंग के लिए आओगे। तो इट वॉज इन मेनी मंथ्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि हमारे जो ये लश्कॉफ आए हैं बेटा, ये सोबर आए हैं, ठीक है, ये बिना अल्कोहल पिए आए हैं। बट उस दिन इनका मूड इतना खराब था कि इन्होंने प्रिटेंड भी नहीं किया कि वहां पर ये काम कर रहे हैं, वो बस उन गाड़ियों के पीछे चलते गए जिनमें सामान लेकर जाना था। फाइनली जब सारी शिफ्टिंग हो जाती है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लश्कॉफ, पहले ये वाला पॉइंट मैं वापस से कराऊंगी, इसमें यहाँ पे आ जाते हैं। इवेंचुअली क्या होता है बेटा, लश्कॉफ की बात होती है हमारे सरजाई से, और सरजाई लश्कॉफ को पूछते हैं क्या तुम्हें लिखना आता है। सरजाई कहता है हाँ, लश्कॉफ कहता है हाँ मुझे लिखना आता है। तो यहाँ पर लश्कॉफ जो है बेटा, उसको सरजाई एक जॉब ऑफर करवाता है अपने फ्रेंड के पास एज ए नोटरी, ठीक है, और उसको यही बोलता है कि नाउ बी अ गुड मैन, डोंट ड्रिंक, ठीक है, दारू मत पीना, अल्कोहल मत पीना, शराब मत पीना, काम करना, पैसा कमाना। 2 साल बाद बेटा सरजाई जो है वो एक प्ले देखने गया था, ठीक है, ही हैड गॉन टू अ थिएटर। यहाँ पर ये कहाँ गया था, गॉन टू अ थिएटर, ये एक थिएटर गया था बेटा, वहां पर अपना एक प्ले देखने के लिए, और वहां पर इनकी मुलाकात फिर से वापस से होती है लश्कॉफ से। और इस बार वो देखते हैं लश्कॉफ वॉज अ सोबर मैन और ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड। अब वो काफी अच्छा लग रहा है देखने में, पढ़ा लिखा लग रहा है, और सरजाई अज्यूम करता है कि शायद ये वही वजह से ऐसा हुआ है कि जो काम उसने उसको दिया, तो वो यही कहता है कि अच्छी बात है ना कि मैंने तुम्हें डांटा, मैंने तुम्हें उस दिन काम कराया, अगर तुम मेरे लिए काम ना करते, अगर मैंने तुम्हें डांटा नहीं होता, तो सी तुम आज इतने अच्छे लेवल पर नहीं होते, यू वुड नॉट बी हैव बीन लिविंग सच अ गुड लाइफ। ठीक है,
लश्कोफ यहाँ पर बताता है, सर बिल्कुल सही बात है, आपने जो कहा वो सच है, लेकिन वो कहते हैं आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, मेरे मन में रिस्पेक्ट आपकी कुक के लिए है, ओल्गा के लिए है। वो कहते हैं कि मैं इसीलिए चेंज नहीं हुआ कि आपने मुझे बोला, ही सेज मैं चेंज हुआ क्योंकि ओल्गा बहुत काइंड थी मेरे लिए, उसने मेरे लिए काम किया और आपकी चैरिटी से नहीं। उसकी फेथ, उसके टीयर्स, उसकी स्कोल्डिंग, उसके साइलेंट एफर्ट्स जो उसने सरजाई के लिए किए, उसने हमारे लश्कोफ के लिए किए, उसने लश्कोफ को हमेशा के लिए चेंज किया। एवरी टाइम बेटा ओल्गा सीक्रेटली डज द हार्ड लेबर, जब भी ओल्गा सीक्रेटली मेहनत करती हो हमारे लश्कोफ के लिए, लश्कोफ वहां पर खड़े खड़े देखता। शी नॉट ओनली वर्क्स फॉर हिम बट रिपीटेडली लेक्चर्स हिम, उसको डांटना, उसको समझाना, उसको एडवाइस करना और उसको समझाना कि भाई तुम एक इज्जत का जीवन जियो। तो यहाँ पर लश्कोफ जो है वो सरजाई को क्लियर करता है कि बिल्कुल सही बात है सर, आपने मुझे काम दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे अंदर इतनी ट्रांसफॉर्मेशन है तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ओल्गा, क्योंकि उन्होंने मेरी परेशानियों को समझा और मुझे अच्छा ट्रीट किया। तो ये स्टोरी बेटा हमें सिखाती है कि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन कंपैशन से आती है, पनिशमेंट से नहीं, अच्छाई से आती है, नफरत से नहीं। और हर पर्सन की काइंडनेस जो है बेटा, किसी भी व्यक्ति की अच्छाई जो है वो आपकी दुनिया बदल सकती है। यहाँ पर आकर बच्चों आप लोगों की मोमेंट्स किताब भी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब एक बार इससे कुछ पोल्स कर लेते हैं, फिर आप लोगों की आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। Who was the beggar in the story? तो बेटा आपके पास ऑप्शन है लश्कोफ, सरजाई, ओल्गा या इवान। तो बच्चों याद रखना आप लोगों की स्टोरी में जो बेगर है यहाँ पर उसका नाम है लश्कोफ, ऑप्शन नंबर ए। What did लश्कोफ इनिशियली प्रिटेंड टू बी? तो लश्कोफ जब पहली बार यहाँ पर मिला सरजाई से तो उसने अपने आप को क्या दिखाया कि वो क्या है? वो एक स्टूडेंट है, वो एक सोल्जर है, वो एक टीचर है या फिर वो एक राइटर है? तो जहाँ से बेटा स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है, जहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है, स्टोरी स्टार्ट होते ही आपका जो लश्कोफ है बच्चों, सबसे पहले वो एक टीचर के रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर है। हु एक्चुअली चॉप्ड द वुड फॉर लश्कोफ? लश्कोफ के लिए वुड चॉप करी किसने थी? सरजाई ने, लश्कोफ ने, ओल्गा ने या नेबर ने? तो बेटा लश्कोफ के लिए जो आपकी वुड थी वो ओल्गा ने चॉप करी है और ओल्गा वॉज द वन जिसने लश्कोफ का भला चाहा है। हाउ डिड लश्कोफ्स लाइफ चेंज बाय द एंड ऑफ द स्टोरी? लश्कोफ की लाइफ अंत आते आते चैप्टर के चेंज कैसे हो जाती है? वो रिच हो जाता है, ही बिकम्स एन एक्टर, ही बिकम्स अ नोटरी, या ही लेफ्ट द टाउन। तो बेटा जो सहायता थी हमारी सरजाई की, उसकी मदद से वो एक नोटरी बन जाता है और ही वॉज लिविंग अ बेटर लाइफ देन ही हैड प्रीवियसली लिव्ड। ठीक है, और यहाँ पर आकर बच्चों आप लोगों के साथ मेरा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज ऑल बेटा फॉर योर टुडेज लेक्चर। इसके बाद आने वाला है आप लोगों के दृष्टि बैच का एक आखिरी लेक्चर और, जिसमें बेटा मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ आपके रिमेनिंग बी हाइव चैप्टर के चैप्टर्स के स्टोरीज को। ठीक है, तो बस आप लोग आइएगा क्लास में, क्लास अटेंड कीजिएगा बच्चों। इसी के साथ आप लोगों की आज की ये क्लास मेरे साथ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका मिलूंगी आप बच्चों को आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।